फ्रेंच कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों की जो डील हुई उस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच 36 का आंकड़ा है और इस आंकड़े की आग में राजनीति जल रही है। नया हंगामा फ्रेंच न्यूज पोर्टल मीडिया पार्ट के एक आर्टिकल ने खड़ा किया है। राफेल विवाद में अभी तक कांग्रेस ही पहला वार कर रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी को कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका मिल गया है। कुछ ऐसी ही कलाबाजी भारतीय राजनीति में चल रही है। जिस तरह राफेल की ये तस्वीरें आपको रोमांचित करती हैं, उसी तरह डील से जुड़े हुए इस आर्टिकल ने बीजेपी को रोमांचित कर दिया है। बीजेपी को पहली बार राफेल डील पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को आई नीड कमीशन पार्टी बोलने का मौका मिला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरे राजनीतिक गोला बारूद के साथ चढ़ाई कर दी। आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। राहुल गांधी, कांग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है। 36 महीने में कमीशन और भ्रष्टाचार के सबूतों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? इस मामले को क्यों दफनाया गया? मोदी सरकार ने मध्य रात्रि जो तख्ता पलट सीबीआई में करके प्रमुख को हटाया था, वो क्यों हटाया? उस निर्णय के राफेल से क्या संबंध है? फ्रेंच पोर्टल ने राफेल इन्वेस्टिगेशन पर अपने नए आर्टिकल में कमीशन खोरी का जिक्र किया। इस आर्टिकल में उसने बताया कि यूपीए के कार्यकाल में कमीशन खोरी हुई और इस कमीशन खोरी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के कमीशन खाते में गया। कुछ महीनों पहले मीडिया पार्ट ने यह खुलासा किया कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ था। जैसे ही यह खुलासा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आओ देखा ना ताओ तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला बोला। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंतजार करिए, जब समूचा विषय सामने आएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर अप चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया। जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित, उनको खतरे में डाला। कांग्रेस ने कमीशन खोरी के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने इस मामले में जांच की मांग की और केंद्र सरकार को फैक्ट्स बताते हुए सवाल किया कि इस मामले में जांच क्यों नहीं करते। कांग्रेस ने जो तर्क रखे हैं उसके मुताबिक 4 अक्टूबर 2018 को बीजेपी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और एक वरिष्ठ वकील ने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की बात कही थी। इन लोगों ने ही इसकी शिकायत सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को दी थी। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस सरकार के अटॉर्नी जनरल ने राफेल डील में कमीशन खोरी के मामले पर कुछ दस्तावेज सीबीआई को सौंपे थे, लेकिन 23 अक्टूबर 2018 को सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया और इसके बाद जांच को गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन बीजेपी ने भी इस मामले में कांग्रेस की नस दबा दी है। बीजेपी मिडिलमैन पर वार कर रही है तो कांग्रेस जांच की रट लगा रही है। This middleman, Mr. Gupta, is under the radar of ED. He was even arrested. He was arrested. He is being investigated for money laundering and for issues which are, as far as dalali, as far as middlemanship is concerned, as far as commission is concerned. इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमारी जांच कराओ, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही जांच होती है और ये पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति, बदले की राजनीति। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। में नो करप्शन क्लॉज हटाते हुए प्रधानमंत्री खुद रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, जिसमें 556 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में प्रधानमंत्री खुद खरीदने चले जाते हैं, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी निरस्त कर देते हैं, जिसमें बिना निविदा के इतना बड़ा सौदा करते हैं, जिसमें खुद हस्तक्षेप कर करके अपने ही कानून मंत्रालय, अपने ही रक्षा मंत्रालय को नजरअंदाज करते हैं, उनकी अनुशंसा को नजरअंदाज करते हैं, हस्तक्षेप करके ये डील करवाते हैं। और
जब शिकायत होती है, जब कागज बरामद होते हैं दलाल के घर पे और ऑफिस में ईडी द्वारा, उन कागजों पर 36 महीने से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मुझे बताइए अपराधी कौन? इस मामले में जिस मिडलमैन का जिक्र हो रहा है उसका नाम है सुषेण गुप्ता। सुषेण गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि वो कई डिफेंस डील का हिस्सा रहा है, जिसमें ऑगस्टा वेस्टलैंड डील भी है। ये वही डील है जिसमें हुए घोटाले में कांग्रेस को मुंह छिपाने की जगह तक नहीं मिली थी। डी के रूप में डसो एविएशन को दिखाया गया। इसमें वो कहा गया है कि 11 मिलियन यूरो तक, अर्थात मिनिमम 7.5 मिलियन यूरोज और 11 मिलियन यूरोज तक ये कमीशन दिए गए हैं हिंदुस्तान के अंदर एक मिडिलमैन के माध्यम से, जिस मिडिलमैन का नाम सुषेण गुप्ता है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्टा वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेण गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था। 2019 26 मार्च को ईडी छापा मारती है सुषेण गुप्ता के ठिकानों पर, और ये तमाम गुप्त रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज बरामद किए। बेंचमार्क मूल्य दस्तावेज दिनांक 10/8/2015 किसकी सरकार थी? नरेंद्र मोदी की सरकार थी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो रक्षा मंत्रालय की इंडियन नेगोशिएशन टीम की चर्चाओं का रिकॉर्ड है। विवाद का सेंटर एक मिडलमैन और उसको दिया गया कमीशन है, लेकिन इस विवाद में खास बात और है। कमीशन एजेंट को बीजेपी यूपीए सरकार का आदमी साबित करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उसे बीजेपी का आदमी बता रही है। सुषेण गुप्ता की कंपनी है आईडीएस, एक शेल कंपनी यहां बनाना भारतवर्ष में, फॉल्स इनवॉइसेस के माध्यम से पैसे रेज करना और उस पैसे को कमीशन के रूप में देना, यह पूरा षड्यंत्र इस प्रकार से हुआ है। Today we see that favoritism was the part and parcel of the negotiation that was going on between the then dispensation of India, that is UPA, and the company. कैसे इस बिचौलिए सुषेण गुप्ता जिसका नाम है ने 2015 में इंडियन नेगोशिएशन टीम के गोपनीय दस्तावेज, जिसमें भारत की तरफ से जो कैलकुलेशन की जा रही थी कि में यह लेना चाहिए, वो आंतरिक था, वो गोपनीय था, अति गोपनीय था, वह गोपनीय दस्तावेज इस सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट को दिए। ये तस्वीर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है जब वो राफेल के विजय तिलक के लिए फ्रांस गए थे। इस विजय तिलक की विजयी वाली फीलिंग आज बीजेपी को मिल रही है। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है। भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। घोटाले एक नहीं कई हजार हो गए, रिश्वत के आंकड़े भी करोड़ों पार हो गए। जनता को लूटा कांग्रेस ने इस तरह कि उनके शर्म भी शर्मसार हो गए। अब सवाल यह है कि यूपीए के कार्यकाल में जिस कमीशनखोरी के आरोप लग रहे हैं, क्या कांग्रेस के पास उनका स्पष्टीकरण है? क्या मीडिया पार्ट के आर्टिकल से ही यूपीए सरकार पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं? क्या मोदी सरकार के पास यूपीए पर लग रहे आरोपों के सबूत थे, और अगर थे तो फिर जांच क्यों नहीं हुई? क्या मीडिया पार्ट के लेख में लगाए गए आरोपों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर उंगलियां उठा दी? इसमें उठाई गई बातों से किसका नुकसान ज्यादा हुआ, कांग्रेस का या बीजेपी का? इन सवालों के जवाब सब ढूंढ रहे हैं और इस खोजबीन के बीच राफेल वाली ये टक्कर लगातार चल रही है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। महाराष्ट्र में फडणवीस बनाम नवाब मलिक की जंग नए मोड़ पर आ गई है। आज नवाब मलिक ने बड़े खुलासे का दावा किया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि नवाब मलिक और उनका परिवार मुंबई में एक बड़ी संपत्ति के मालिक बने बैठे हैं। वो जमीन किसी और की नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों की है। जिस जमीन को देवेंद्र फडणवीस अंडरवर्ल्ड की जमीन बता रहे हैं, जिस जमीन को देवेंद्र फडणवीस अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के जरिए नवाब मलिक पर खरीदने का आरोप लगा रहे हैं, आइए सबसे पहले आपको वो पूरा गोवा वाला कंपाउंड दिखाते हैं। गोवा वाला कंपाउंड जिसकी बात देवेंद्र फडणवीस ने करी, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। इल्जाम ये लगाया कि करीब 3 एकड़ की प्रॉपर्टी थी जिसका करार सिर्फ
30 लाख रुपए में कर दिया गया और उस पर भी सिर्फ 20 लाख रुपए दिए गए। देवेंद्र फडणवीस ने यह सवाल किया, आखिर क्या नवाब मलिक को पता नहीं था कि जिनसे वो इस प्रॉपर्टी का करार कर रहे हैं उनके अंडरवर्ल्ड के साथ सीधे संबंध हैं? देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक के रिश्तेदार की कंपनी सॉलिड्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस भी किराए पर जानबूझकर लिया गया ताकि जमीन की खरीदी में फर्जीवाड़ा किया जा सके। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल, और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान, यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। और हमारा एक गोडाउन वहाँ पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से, और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी। आज तक ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक से भी बात की, जिन्होंने सॉलिड्स कंपनी के लिए जगह किराए पर ली। देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि 2005 में मैंने सलीम पटेल जी से खरीदी है। सलीम पटेल जी के लिए कहा जा रहा है कि वो 2005 में मैंने खरीदी है। तब 2005 में हमने सलीम पटेल से खरीदी है। तब सलीम पटेल खुद यहाँ पे घर घर आके भाड़ा पोती का पैसा लिया करते थे। अगर वो अंडरवर्ल्ड के आदमी थे या उनका बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ था, तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस हमारी महाराष्ट्र की कोई ऐसे आदमी को प्रॉपर्टीज का भाड़ा पौती का पैसा जमा करने देती, क्योंकि 400 लोगों से वो पैसा ले रहे थे। नवाब मलिक और उनके बेटे फराज मलिक दावा कर रहे हैं कि गोवा वाला कंपाउंड में सलीम पटेल किराया वसूलते थे और सरदार शाह वली खान का मकान आज भी है, और गोवा वाला कंपाउंड की बिल्डिंग से ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। और हमें लगता है शायद 9 नवंबर का ही वो दिन था, और महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाला नतीजा आया था जब नवाब मलिक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार उपचुनाव जीता था, और उस चुनाव का कार्यालय उसी गोवा वाली बिल्डिंग में था और जश्न भी वहीं मनाया गया था। 96 के आप जाकर मेरे कार्यालय के चुनाव के डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो वहीं से हमने चुनाव लड़ा था। हम किराएदार वहां पे थे। जो मुनीरा पलम्बर है उन्होंने वहां पे झोपड़पट्टी थी। मदीनतुल आमान नाम की सोसाइटी थी, और उन्होंने हमसे संपर्क किया कि हम आपके पास जो गोडाउन है उसकी ओनरशिप हम या पूरी ओनरशिप देना चाहते हैं। हमने उनसे ओनरशिप ली। उनका जो पावर ऑफ अटॉर्नी था सलीम पटेल, उससे हमने रजिस्ट्री की। वो सारे कागजात उपलब्ध हैं। हम आपको बता दें कि 1993 में सीरियल धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम तो मुंबई से भाग गया और आज तक नहीं लौटा, लेकिन दाऊद के बाद उसकी बहन हसीना पारकर मुंबई में उगाही का काम करती थी। और देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने जिनसे जमीन कौड़ियों के भाव में खरीदी वो हसीना पारकर के लिए काम करते थे। मुंबई के सीरियल धमाकों की साजिश में भी उनका नाम आया था। पंकज उपाध्याय के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। उधर उद्धव के मंत्री नवाब मलिक पर समीर वानखेड़े के परिवार ने भी हल्ला बोल दिया है। वानखेड़े की पत्नी और परिवार वालों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े पर क्रूज ड्रग्स केस में उगाही का आरोप लगाने वाले गवाह प्रभाकर सेल का बयान दर्ज कर लिया, जो वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक मंगलवार को एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े को ब्रेक देकर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ आरोप प्रत्यारोपों में बिजी थे। उस बीच नवाब मलिक के तीरों से परेशान समीर वानखेड़े का परिवार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचा। सोमवार शाम को समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव मुंबई पुलिस के पास भी गए थे, नवाब मलिक के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत लेकर। देखिए, अभी जो मीटिंग हुई है उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है। मैं इसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन हाँ, हमने अर्जी दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। आपने अपनी सारी तकलीफें बताई है? जी, हमने बताई है, हमने सब बताया है। जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं नवाब मलिक जी से, वो भी बताए हैं। उस इंसान को बोल दो हर दिन जो फुलझड़ी जलाने का काम करते हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर खड़े तो काफी देश के लिए अच्छा होगा। अगला कदम क्या होगा आपका? दैट इज ऑल जो करते हैं सिटीजन गोइंग टू द कोर्ट फाइटिंग इट लीगली, दैट इज जो वही है नॉर्मल जो हर एक नागरिक करता है, जो हर एक नॉर्मल राइट पर्सन करता है। नवाब मलिक का कहना है कि पूरा का पूरा क्रूज ड्रग केस ही एक फर्जीवाड़ा है जिसे उगाही के लिए तैयार किया गया। मलिक ने वानखेड़े पर यह आरोप भी लगाया है कि वो धर्म से मुसलमान है, पर उन्होंने कोटे के तहत IRS की नौकरी हासिल करने के लिए खुद के दलित हिंदू होने के फर्जी कागजात दिए। समीर वानखेड़े की बहन और पत्नी की बहन भी मलिक के आरोपों की लपेटे में आ चुकी हैं। मलिक के खिलाफ समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का केस भी दायर किया हुआ है, जिस पर कल सुनवाई है। इस बीच क्रूज केस में गवाह प्रभाकर सेल, जो खुद को एक दूसरे गवाह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड बताता है, उससे दूसरे दिन दिल्ली से आई एनसीबी की विजिलेंस टीम ने पूछताछ की। प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपए की डील हो रही थी और उसने ऐसा सुना कि इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। प्रभाकर सेल जी ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, इंक्वायरी को ज्वाइन किया। कल रात करीब 12:30 बजे तक वो हमारे साथ थे। चीजें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो आज उसी क्रम में हम लोग उनसे दोबारा बात कर रहे थे। प्रभाकर सेल के आरोपों के बाद ही एनसीबी ने समीर वानखेड़े और एनसीबी के दूसरे अधिकारियों के खिलाफ जांच बैठा दी थी। सोमवार को भी एनसीबी की विजिलेंस टीम ने मुंबई में कई जगह जाकर इन आरोपों की जांच की है। इसमें कुछ लोगों के बयान भी दर्ज होने हैं। हाँ, आज 2 और विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। प्रभाकर सेल जी का स्टेटमेंट ऑलमोस्ट खत्म है, तो इसके बाद हम उन 2 गवाहों पर काम करेंगे। सर, क्या पूजा डडलानी को भी आप लोगों ने बुलाया है? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा। मतलब आने वाले दिनों में और विटनेसेस को एग्जामिन किया जाएगा और इसके संबंध में और एविडेंस भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। टोटल कितने लोगों का अभी तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, ये बता दीजिए। नंबर्स में अभी नहीं पुटअप कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, 12 पहले यहाँ आने के बाद में 4-5 विटनेसेस और शामिल हुए। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे इन सभी आरोपों से इनकार किया है। एनसीबी की विजिलेंस टीम उनसे भी पूछताछ कर चुकी है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। अब LAC पर चीन के मेरा गांव मेरा देश वाले प्लान को डिकोड करेंगे। इस प्लान के तहत चीन का मकसद ये है कि LAC के विवादित क्षेत्र में पहले वो गांव बसाएगा, फिर जमीन पर अपना अधिकार जमाएगा। LAC के पास चीन बड़ी तेजी से मॉडल गांव बना रहा है और ये नाटक कर रहा है कि वहां आदिवासी और जनजातीय आबादी को बसाया जाएगा। लेकिन ये चीन का एक और धोखा है। कहने को तो चीन ने LAC के पास अपने इलाकों में मॉडल गांव बनाए हैं, लेकिन ये रिहायशी बस्तियां नहीं बल्कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। LAC पर चीन की उकसावे वाली गतिविधियां चलती रहती हैं, लेकिन उसका इरादा बेहद खतरनाक है। इसका खुलासा उसके मॉडल गांव से हुआ है। सूत्रों के मुताबिक LAC के पास चीन ने करीब 600 ऐसे गांव बसाने की योजना बनाई है, जिसमें से करीब 50% का काम पूरा हो चुका है। जिसे चीन मॉडल गांव कहता है, वहां की इमारतों में मिलिट्री कैंप की तरह के ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। इन इंटीग्रेटेड चीनी गांवों में सुविधाएं ऐसी हैं कि तुरंत बड़े पैमाने पर सैनिकों को वहां ठहराया जा सकता है। यानी एक तरह से ये चीनी गांव कैंटोनमेंट्स का एक्सटेंशन है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे चीनी गांव
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास बसे हैं। चीन की ये चाल भारतीय सेना की नजर से अछूती नहीं है। चीन की प्लानिंग के तहत 600 से ज्यादा ऐसे गांव एलएसी के आसपास बसने हैं। इनमें से आधे गांव तैयार हैं और ये ज्यादातर अरुणाचल और सिक्किम और उत्तराखंड के आसपास हैं। लेकिन अभी तक ये गांव खाली हैं और साफ है कि आगे आने वाले समय में पीएलए इसको अपने सैनिकों के लिए इस्तेमाल करेगा। सवाल पूछा बॉर्डर विलेजेस के बारे में। हाँ, उनकी अपनी नीति या स्ट्रैटेजी के तहत बॉर्डर के साथ कई जगह बॉर्डर के पास उनके विलेजेस, मॉडल विलेजेस आए हैं। अब उसमें किस मात्रा में वहां पर लोग स्थायी हुए हैं वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमारे लिए ये कंसर्न होगा कि उसका किस तरह से डुअल सिविल और मिलिट्री यूज इन सब फैसिलिटीज का, इन सब विलेजेस का वो कर सकते हैं। और इसका संज्ञान या इसका नोटिस हमने हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग में पूरी तरह। चीन एलएसी पर अपने इलाकों में ही मॉडल गांवों के नाम पर सैन्य अड्डे बनाता तो भी गनीमत होती। चीन ने तो एलएसी के पास उन इलाकों में भी गांव बसाए हैं जिन पर भारत का दावा है। सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी गांवों को साफ देखा जा सकता है। 3 नवंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने चीन की सैनिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चीन ने एलएसी पर अपने कब्जे को बढ़ाने वाले कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि 2020 में चीन ने एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास विवादित इलाके में 100 घरों के बड़े गांव का निर्माण किया। अमेरिकी रिपोर्ट में किन्हीं खास गांवों या एलएसी के खास हिस्से का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन भारत के रक्षा सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी रिपोर्ट जिन गांवों की बात कर रही है वो 1959 से चीनी नियंत्रण में है। ये कोई नई कंस्ट्रक्शन जरूर है, लेकिन हमारे इलाके में नहीं है। हमारी जो सेना है वहाँ पर, फौज है वहाँ पर बिल्कुल तैनात है, वहाँ पर पूरी विजिल है हमारे पास। और हमने पिछले 1.5-2 साल में जो वहाँ काम किया है उसमें अभी चाइना का कोई वो एस्केलेशन नहीं है उधर। और हमारी फौज बिल्कुल तैयार है हर एक चीज़ के लिए और अच्छा जवाब दे रही है। रेजोल्यूट अपना रिस्पॉन्स है उनका वहाँ पर, तो ये पुराना है। यूएस रिपोर्ट में जो चीन के मॉडल विलेजेस का जिक्र किया है अरुणाचल प्रदेश में, चीन ने उन इलाकों में बनाए हैं जो उनके कब्जे में 1959 से हैं। और स्पेशली जो लॉन्जू एरिया के बारे में जो जिक्र होता है, ये अमूमन जो हमारे पोस्ट से नजर नहीं आते, पर चंद एक गांव जो नजर आते हैं उनमें सुधार हुआ है, पर इस तरह के मॉडल विलेजेस नजर नहीं आते। एक और एलएसी पर चीन रिहायशी गांवों के नाम पर अंधाधुंध सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो दूसरी ओर उसे भारत की बॉर्डर सड़कों पर भी ऐतराज है। चीन का यही दोहरा चरित्र भारत को और ज्यादा सचेत रहने के लिए अलर्ट कर रहा है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, आज तक।